हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। अपनी इस वीडियो में मैं आपके सामने लहासा की और पाठ के प्रश्न उत्तरों को लेकर आई हूँ, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था और इन प्रश्नों की मैंने संपूर्ण व्याख्या की है। प्रश्न 1। थोंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भीख मंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? कहते हैं कि पहले गांव में जब वो पहले बार पहुंचे थे तो वो भीख मंगे के वेश में थे, फिर भी उन्हें रहने के लिए उचित स्थान मिला था, जबकि दूसरी यात्रा में अच्छे कपड़े में, अच्छे पहनावे में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। क्या कारण था? उत्तर। थोंडला से पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भीख मंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि उनके साथ मंगोल भिक्षु सुमति था, जिसकी वहां अच्छी जान पहचान थी। कहते कि पहली बार उन्हें भीख मंगे के वेश में होने के बावजूद भी अच्छा स्थान मिला था। इसका कारण था कि उनके साथ उनके मित्र सुमति थे, जो कि मंगोल भिक्षु थे और उनका वहां पर अच्छी जान पहचान थी। श्रद्धा भाव के कारण लोगों ने उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान दिया, किंतु 5 साल बाद वे भद्र वेश में होने पर घोड़ों पर सवार होकर उसी रास्ते पर आए तो लोगों ने किसी अनिष्ट के होने की आशंका से उन्हें ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया। कहते परंतु दूसरी बार भद्र वेश में होने पर भी, अच्छा पहनावा होने पर भी, अच्छा खासा बने होने पर भी और घोड़ों पे सवार होने पर भी उन्हें वहां पर ठहरने के लिए स्थान नहीं मिला। क्या कारण था? कि लोगों को ये आशंका थी कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए और उनके साथ मंगोल भिक्षु सुमति भी नहीं थे। प्रश्न 2। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? कहते कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, तो लोगों को किस प्रकार का भय बना रहता था, क्या डर रहता था? उत्तर। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्री को हमेशा अपनी जान और माल का खतरा बना रहता था। कहते कि यात्रियों को हमेशा यही डर सताया रहता था कि कहीं जो डाकू है वो उनको मार ना दे और उनसे उनका सामान ना छीन ले। यहाँ के लोग आत्मरक्षा के लिए खुलेआम हथियार लेकर घूमते रहते हैं। वहाँ अनेक निर्जन स्थान हैं जहाँ डाकुओं को किसी का भय नहीं रहता है। कहते हैं कि वहाँ के लोग आत्मरक्षा यानी कि अपनी रक्षा के लिए वहाँ पर वो लोग हथियार लेकर घूमते हैं और वहाँ पर अनेक ऐसे स्थान हैं जो कि बिल्कुल खाली हैं, निर्जन हैं और डाकुओं को वहाँ पर किसी का भय नहीं होता। ऐसे स्थानों पर पुलिस का भी विशेष प्रबंध नहीं होता। ऐसे में डाकू यात्री की पहले हत्या करते हैं, फिर उनसे माल लूटते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर डाकुओं को किसी का भय नहीं है, पुलिस का कोई भी प्रबंध नहीं होता। तो भय ना होने के कारण और पुलिस का प्रबंध ना होने के कारण यात्रियों को पहले डाकू मारते हैं और फिर उनसे माल लूट लेते हैं। प्रश्न 3। लेखक लडगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? कहते हैं कि उत्तर। लेखक लडगोर के मार्ग में 2 कारणों से अपने साथियों से पिछड़ गया था। एक तो ये था कि वह जिस घोड़े पर सवार था वह बहुत धीरे चल रहा था। लेखक ने समझा कि थकावट के कारण वह धीमे चल रहा है, जिस कारण उन्होंने उसे मारना उचित नहीं समझा और बहुत पीछे रह गए। कहते हैं कि लेखक लडगोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया था, उनसे अलग हो गया था। पहला क्या था कि वह जिस घोड़े पर सवार था वह बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था और लेखक को ये लग रहा था कि शायद वो चलने के कारण थक चुका है और इसी कारण वो धीमे धीमे चल रहा है और लेखक ने उसे मारना उचित नहीं समझा। दूसरा कारण ये है कि एक जगह पर 2 रास्ते निकल रहे थे। लेखक एक रास्ते पर चलता है और काफ़ी दूर जाने पर उससे पता चलता है कि उसे तो दूसरे रास्ते पर जाना था। वह वहां से वापस आकर दूसरे रास्ते को अपनाता है और बहुत देर बाद अपने साथियों के पास पहुंचता है। कहते कि लेखक को जिस रास्ते पर जाना था वहां से 2 रास्ते निकल रहे थे। एक लेखक को जिस रास्ते पर जाना था वो उससे दूसरे रास्ते पर चल पड़ा, गलत रास्ते की ओर चल पड़ा और
काफ़ी आगे जाने के बाद उसे पता चला कि वो गलत जा रहा है, तब वो वहाँ से वापस आया और जिस रास्ते पे उसे जाना था, उसने उस रास्ते को अपनाया और जिसके कारण वह अपने साथियों के पास बहुत देर से पहुँचता है। प्रश्न 4। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्या प्रश्न है कि लेखक जब पहली बार सुमति के साथ वहां गया था तो सुमति को उसने अपने यजमानों के पास नहीं जाने दिया, परंतु दूसरी बार उसने जाने दिया, क्यों? उत्तर क्या है? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि वह अकेला रह जाता। कहता कि लेखक ने इसलिए सुमति को अपने यजमानों के पास पहली बार जाने से रोका था कि अगर वो चला जाता तो लेखक वहां पर अकेला रह जाता, परंतु दूसरी बार जाने से रोकने का प्रयास उन्होंने नहीं किया क्योंकि जिस मंदिर में वे बैठे थे वहां बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां थी और लेखक अध्ययन करके उनके विषय में जानना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसे जाने से नहीं रोका। कहते कि लेकिन दूसरी बार क्या हुआ कि जिस मंदिर में वो बैठे हुए थे वहां पर उन्हें बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित क्या होता है? अपने द्वारा, हाथों द्वारा लिखी गई। कहते कि हाथों द्वारा लिखी गई 103 पोथियां मिल गई थी और वह उन्हें अच्छी तरह से पढ़ना चाहता था, उनका अध्ययन करना चाहता था। इसी कारण उसने सुमति को दूसरी बार जाने से नहीं रोका। प्रश्न 5। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे कई तरह की कठिनाइयों को देखना पड़ा। इस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक को भिखारी का छद्म वेश धारण करना पड़ा। लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों पर चलना पड़ा। ऊंची और खतरनाक जगहों को पार करना पड़ा। क्या कहा है इस उत्तर में कि जब लेखक अपनी तिब्बत यात्रा कर रहा था तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय जो भारतीय थे उन्हें ये अनुमति नहीं थी कि वे तिब्बत की यात्रा कर सके, इसलिए लेखक को वहाँ की यात्रा करने के लिए छद्म वेश धारण करना पड़ा। छद्म वेश क्या होता है कि अपना वेश बदल लेना, और लेखक ने छद्म वेश धारण कौन सा किया? भिखारी का। उसे भिखारी के वेश में वहाँ यात्रा करनी पड़ी। लहासा की ओर जो रास्ते जा रहे थे वे बड़े ही दुर्गम रास्ते थे। दुर्गम रास्ते यानी कि बहुत ही कठिन रास्ते थे। ऊंची और खतरनाक जगह थी जिन्हें लेखक को पार करना पड़ा। तिब्बत की कड़ी धूप और बर्फ की ठंड का सामना करना पड़ा और उसे अपनी पीठ पर सामान लादकर यात्रा करनी पड़ी। प्रश्न 6। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था, कि उस समय जो तिब्बती समाज था, लोगों का रहन सहन कैसा था। उत्तर, लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर हमें उस समय के तिब्बती समाज का पता चलता है कि वहाँ सभ्य एवं एक दूसरे के प्रति समर्पित समाज था। यानी कि जो उस समय जो तिब्बती समाज था वो वहाँ के जो लोग थे वो एक दूसरे के प्रति बहुत ही समर्पित थे, यानी कि एक दूसरे के काम आने वाले लोग थे। जाति पाति छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां नहीं थी। उस समय लोगों में इस तरह की कोई भी बुराई नहीं थी। औरतों के लिए पर्दा करना जैसा बंधन भी नहीं था, यानी कि औरतें जो थी वो घूंघट नहीं निकालती थी। औरतों तक में भी विश्वास और आतिथ्य प्रेम का भाव था, यानी कि जो औरतें थी उनके अंदर भी दूसरों के प्रति, आने वाले जो मेहमान थे उनके प्रति बहुत विश्वास था और आतिथ्य प्रेम था, यानी कि अतिथि के लिए जो प्रेम भावना होती है वो थी। सर्वथा अपरिचित व्यक्ति को भी खाने पीने की वस्तुएं बनाकर दी जाती थी। कहते उन लोगों को भी खाने पीने की वस्तुएं बनाकर दे दी जाती थी जो उनके लिए परिचित नहीं थे, जिनके साथ उनकी जान पहचान नहीं थी। कानून व्यवस्था न होने के कारण लोग खुलेआम हथियार लेकर घूमते रहते थे और किसी का खून करने तक में हिचकते नहीं थे। कहते कि उस समय कोई भी कानून व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण लोग हथियार लेकर घूमते थे और किसी का भी खून कर सकते थे।
समाज में अंधविश्वास व्याप्त था, इसलिए लोग भिक्षुओं और उनके द्वारा बनाए गए गंडों को पाना चाहते थे। कहते उस समय समाज जो था उसमें बहुत सारे अंधविश्वास थे, इसीलिए वो गंडों पर भी विश्वास करते थे, उनको भी बांधते थे। जागीरदारी प्रथा थी। जागीरदार स्वयं खेती करते थे। रोजगार ना होने के कारण मजदूर भी सस्ते मिल जाते थे। समाज में आपस में मेल की भावना थी, यानी कि उस समय जो जागीरदार थे वो स्वयं भी खेती करते थे और उन्हें मजदूर भी सस्ते मिल जाते थे और समाज में आपसी प्रेम की भावना थी। प्रश्न 7। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं, अर्थात सुमति का चित्रण। उत्तर, सुमति के यजमान और उनके परिचित हर गांव में लेखक को मिले। इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं। नंबर 1, सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति हैं जो लोगों के समय समय पर मिलते रहते हैं। कि सुमति जो है वो बहुत ही मिलनसार है, बहुत मिलने वाले हैं और हंसमुख है और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। नंबर 2, सुमति उन लोगों के बीच धर्मगुरु के समान है जो उन्हें बोध गया से लाए गंडे दिया करते थे। यानी सुमति लोगों को बोध गया से लाए हुए गंडे देते थे, इसलिए उन्हें धर्मगुरु के समान माना जाता था। नंबर 3, सुमति समय के पाबंद है। वे समय पर लेखक के ना पहुंचने पर नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, सुमति लालची स्वभाव वाले हैं। वे यजमानों में बोध गया के लाए गंडे समाप्त हो जाने पर साधारण कपड़ों का गंडा उन्हें देकर धन प्राप्त करते हैं, यानी कि वो बहुत ही लालची हैं। जब बोध गया से लाए गंडे समाप्त हो जाते थे तो वह साधारण कपड़े में ही गंडे बनाकर उन्हें दे देते थे। 5, सुमति बोध गया में आस्था रखते थे और तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान रखते थे। यानी कि सुमति को बौद्ध धर्म में बहुत विश्वास था और उन्हें तिब्बत का अच्छा ज्ञान था। नंबर 6, वे आतिथ्य सत्कार में कुशल थे। उन्होंने लेखक का इंतजार करते हुए चाय को 3 बार गर्म किया। यानी कि सुमति जो थे उन्हें लोगों का आदर सत्कार कैसे करना है इस बात का पूरा ज्ञान था और उन्होंने लेखक का इंतजार करते हुए उन चाय को कई बार गर्म किया और पिया। प्रश्न 8, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। यानी कि तिब्बत की भौगोलिक स्थिति क्या थी। पहले वाले प्रश्न में हमने तिब्बत के लोगों का रहन सहन पूछा तक बताया था। अब यहाँ पर क्या है, तिब्बत की भौगोलिक स्थिति क्या है। उत्तर, तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। कहते हैं कि भारत के उत्तर में है तिब्बत और नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा जो है वो भारत और चीन से लगती है। यह समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर है। यानी कि समुद्र तल जो है उससे ये 17 या 18 हजार फीट की ऊंचाई पर है। इस पहाड़ी प्रदेश के रास्ते बहुत ही ऊंचे नीचे हैं। रास्ते जो है वो बहुत ऊंचे नीचे हैं, ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ पहाड़ों के मोड़ सुनसान और खतरनाक है। यहाँ पर जो पहाड़ है उनका मोड़ जो है वो बहुत ही सुनसान है और बहुत ही खतरनाक है। यहाँ दूर दूर तक की आबादी नहीं है। यहाँ एक और हिमालय की ऊंची चोटियाँ हैं तो दूसरी ओर नंगे पहाड़ हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं है, यानी कि लोग नहीं रहते हैं। और यहाँ पर एक और हिमालय की चोटियाँ हैं तो दूसरी ओर पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ की जलवायु भी अनुपम है, बड़ी अनोखी जलवायु है। धूप वाले भाग में जहाँ तेज गर्मी पड़ती है वही छाया वाले भाग में खूब ठंडक होती है। कहते कि अगर आप धूप वाले भाग में चले जाओ तो बहुत तेज गर्मी का सामना करना पड़ता है, परंतु अगर आप छाया वाले भाग में आ जाते हो तो वहाँ पर आप खूब ठंड मिलती है। थोंडा यहाँ का दुर्गम डांडा है। तिरडी एक विशाल मैदानी बाग है जिसके चारों ओर पहाड़ है। कहता ठोडला नामक जो जगह है वो बहुत ही दुर्गम है और तिरडी एक ऐसी जगह है जो बहुत एक विशाल मैदान है जिसके चारों ओर पहाड़ है। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। कहते हैं कि यहाँ पर तिरडी के आसपास जहाँ पर चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है, यहाँ पर एक ऐसी पहाड़ी भी है जिस पर देवालय स्थित है, यानी कि एक मंदिर स्थित है जिसे झंडियों आदि से और जानवरों के सींगों आदि से सजाया गया है।
ये थे ल्हासा की ओर पाठ के प्रश्न उत्तर। इन प्रश्न उत्तरों में मैंने उन प्रश्न उत्तरों को लिया है जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इन्हें पढ़कर आपको किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैंने इसकी पूरी व्याख्या आपके आगे रखी है। आप पूरी व्याख्या करके आपके सामने पेश की है। आशा है कि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ पाठ जो है, प्रश्नों के उत्तर की जो मैंने व्याख्या बताई है, वो आपको समझ आएगी, आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। जितनी मेरी आपको वीडियो पसंद आए, उतनी ही इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इसके ऊपर अपने कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ये बटन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं आपके सामने एक बार अपनी नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।